सो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब हमारा कैलकुलेशन का ये नेक्स्ट सेशन है। एक सेशन हमारा अपलोड हो गया, अब अल्लाह का नाम लेके दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं अक्टूबर नवंबर 15 2 के साथ। ठीक है, देखते हैं इस पेपर के अंदर कौन सी कैलकुलेशन दी है हमें। केस स्टडी है, बिल्कुल केस स्टडी है पॉपुलर प्रेजेंट्स के नाम से, अक्टूबर नवंबर 15 2। देखते हैं कैलकुलेशन क्या मांगी है। सवाल पूछ रहा है, जैक होप्स टू सेल 20 वेसेस इन पीपी's फर्स्ट मंथ ऑफ ट्रेडिंग, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट ही वुड मेक। क्या पूछ रहा है ये, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, तो जरा जाते हैं ऊपर से देखते हैं कैलकुलेशन कि कितना ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। तो जरा यहां पर देखो, Jack's research into suppliers has shown that he can buy vases similar to those sold in shop A for $20। कितने का एक वेस मिलेगा, $20 का। उसके ऊपर जो एडिशनल इंक्रेविंग होगी कितने की होगी, 10 की। और वो कॉन्फिडेंट है दैट वो कितने का बेच सकता है, 45। कितने का, 45। सवाल मुझसे ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, the question is asking me to calculate the gross profit अगर मैं कितने सेल करता हूं, 20 वेसेस। कितने, 20 वेसेस। सिंपली ये देख लो कि अगर मुझे एक वेस पड़ रहा है $30 का, कितने का पड़ रहा है, 20 का खरीद रहा है, 10 की उसके ऊपर कॉस्ट है, कितने का पड़ रहा है, 30 का। बेच कितने का रहा हूं, 45 का। तो एक पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 15, और मैं कितने बेचूंगा, 20। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, $300। My total gross profit is what, $300। चेक कर लेते हैं जरा आंसर हमारा ठीक है या नहीं। पहले ये वाली कर ले, फिर एक साथ देखेंगे। यहां पर हमसे मांग रहा है कैलकुलेट द एसिड टेस्ट रेशो। एसिड टेस्ट रेशो का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक या क्लोथिंग स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब देखो करंट एसेट्स में यहाँ पर स्टार बना हुआ है और वो शो कर रहा है कि उसके अंदर इन्वेंट्रीज क्या है, इंक्लूडेड है। तो पहले तो 700 पूरा लिखेंगे, उसमें से 200 इन्वेंट्री माइनस, एंड करंट लायबिलिटीज आर व्हाट, 400। सही है, 5 रेशो 4। और आंसर मेरा क्या आ रहा है, मेरे ख्याल से 1 पॉइंट क्या आ रहा है, 1.25 रेशो 1, विच मींस मेरे हालात अच्छे हैं। सही है, इन्वेंट्री को हटाने के बाद ही मैं क्राइसिस के अंदर नहीं हूं। अच्छा, लेकिन इसकी कंटिन्यूएशन में नीचे सवाल है, पहले वो देख लेते हैं, फिर हम लोग आंसर चेक करते हैं। इन 2014 the acid test ratio was 0.85 ratio 1 using your answers to B1 comment on the implication of for KQA of the trend in the acid test ratio over the last 2 years। तो ट्रेंड क्या हुआ है, इंप्रूव हुआ है। ट्रेंड क्या हुआ है, इंप्रूव हुआ है। पहले क्राइसिस के अंदर थे और अब क्राइसिस से बाहर निकल आए हैं। देखते हैं इसके आंसर्स। ये लो देख लो, $300 पे हमारा पूरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हमारी सही हो गई। दूसरी कैलकुलेशन देखते हैं, 1.25 रेशो 1। तो ये दोनों कैलकुलेशन हमारी क्या हो गई, सही हो गई। अगले पेपर में मूव करते हैं। यूसुफ किसका फॉर्मूला पूछ रहे हो आप, मार्केट शेयर का होगा, साइज ऑफ द मार्केट, या हाँ समझ गया मैं, रेवेन्यू से कैलकुलेशन करनी होगी। उसके अंदर वो सवाल आपका इस तरह का आया होगा, आपको मार्केट शेयर दिया हुआ होगा। हाँ, वो अलजेब्रिक फॉर्मूला से आंसर ड्राइव होगा आपका। अगले पेपर में चलते हैं। मई जून 16 है 2-1, मई जून 16 2-1। डिमांड क्या कर रहा है हमसे, डिमांड कर रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज डिक्रीज इन टोटल रेवेन्यू बिटवीन 2013 एंड 2015। देखो एक बात याद रखो, जब भी परसेंटेज डिक्रीज मांगता है तो फॉर्मूला क्या, या परसेंटेज चेंज मांगेगा तो फॉर्मूला क्या होगा, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड टाइम्स 100। तो पहले इसका टोटल निकालो प्लीज, और फिर मुझे इसका टोटल बताओ। कैलकुलेटर करो सर, कैलकुलेटर से यूज करो, मुझे दोनों के टोटल बताओ प्लीज। 2375 2500 अपॉन 2500 टाइम्स 100। जरा बताओ चेक करके कितना डिक्रीज हुआ है।
बताओ कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ भाई? 2375 माइनस 2500 अपॉन 2500 टाइम्स 100, क्या आंसर आ रहा है? 5%? नहीं, सिर्फ 5 नहीं आ रहा बेटा, माइनस तो आएगा बेटा। हाँ हाँ, -5%। यानी आपकी कैलकुलेशन बता रही कि रेवेन्यू हमारा कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है? 5% से। चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन ठीक करी है या नहीं करी। 5% से हमारी क्या हो रही है? रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहा है, यानी हमारा आंसर ठीक है। दूसरे, हाँ -5% तो कैलकुलेशन में आया ना, अगर आप लिख भी लोगे तो मसला नहीं आएगा ना बेटा, क्योंकि रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, इसके लिए नेगेटिव ही आंसर आएगा। तो तुमने गलत किया है। प्रेस्टीज ज्वेलरी केस है हमारे पास। सवाल क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट पीजेएस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। क्या पूछ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम टेबल 3। मेरे भाई ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स टाइम्स 100, और सेल्स का दूसरा नाम क्या है? रेवेन्यू है। तो पहले तो रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करो, 4 लाख माइनस 3 लाख, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1 लाख, और सेल्स कितनी है मेरे भाई? 3 लाख टाइम्स 100, तो 1/3 टाइम्स 100, सो आंसर विल बी 33.33%। मेरा क्या आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या आ रहा है? 33.33% आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। चेक करते हैं इसका आंसर। सौ अपॉन 400, 100/300 नहीं है, ये गलती करी। 100/400 तो बिल्कुल 25% आंसर आएगा। 400 माइनस 300 इज व्हाट? 100, और रेवेन्यू कितना है हमारा? 400। 100/400 इंटू 100 इज व्हाट? 25%। चलो, वो भी है लेकिन इस पे सपोर्ट नहीं करेगा, थोड़ा हैवी है। सेंटेड कैंडल्स, सवाल पूछ रहा है क्या? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कैंडल ए व्हेन द प्राइस इज रिड्यूस्ड फ्रॉम $5 to $4। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। पहले डिमांड का परसेंटेज चेंज निकाल लो, तो अपना न्यू वैल्यू कितनी है? 750, ओल्ड वैल्यू थी 500 अपॉन 500 टाइम्स 100, तो क्या आ गया आंसर आपका? 250 अपॉन 500 टाइम्स 100। तो मेरी डिमांड कितने परसेंट से इंक्रीज हो गई? 50 से। जरा प्राइस निकालो। न्यू इज 4, ओल्ड इज 5 अपॉन 5 टाइम्स 100, तो -1/5, तो आंसर आ रहा है -20%। जरा सॉल्व करो इसको, आंसर क्या आ रहा है जी? पीडी का आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। -2.5, which means my demand is what? Elastic, और प्राइस कम करने का मुझे क्या हुआ है? फायदा हुआ है। हमेशा इलास्टिक डिमांड में प्राइस कम करने का क्या होता है? फायदा होता है। अगर लेस देन 1 होती, इसमें माइनस को इग्नोर करेंगे तो इन इलास्टिक होता, और इन इलास्टिक में याद रखना प्राइस कम करना बेवकूफी है। उसमें इन इलास्टिक में प्राइसेस क्या करो? बढ़ाओ। हाँ, नेसेसिटी है, बिकेगा। केस मांग रहा है रेफर टू टेबल 2, रेफर टू टेबल 2, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। रेफर टू टेबल 2, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। रेवेन्यू मांग रहा है। रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस टाइम्स क्वांटिटी। द एवरेज प्राइस पर शू इज व्हाट? 10। एंड अब इसमें ये देखो क्वांटिटी का गेम है, लेकिन इसमें गेम खेला है इसने। देखो क्या हुआ है, यहाँ पर ये 1,20,000 की प्रोडक्शन कर रहा था, और एंड में कुछ नहीं बचा, यानी 1,20,000 पूरे जूते बेच दिए। यहाँ पर 1,30,000 की प्रोडक्शन करी, और एंड में कुछ नहीं बचा, यानी 1,30,000 पूरे शूज बेच दिए। लेकिन यहाँ पर देखो किसने प्रोडक्शन कितने की करी है? प्रोडक्शन कितने की करी है? 1,40,000 की कितने की करी है, लेकिन एंड में बच कितने के गए? तो यानी माल कितने का बिका है? 1,20,000 का। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करी कि डायरेक्ट प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये गलती नहीं करनी, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करनी है। तो 10,000 इंटू 1,20,000 इज व्हाट? 1.2 मिलियन, इज व्हाट? 1.2 मिलियन, यानी 12 लाख। 12 लाख का हमारा क्या है?
सेल्स है। क्या है? सेल्स। खाली इसमें ये चेंज था कि मैं पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या करनी थी, माइनस करनी थी। क्लियर है? ओके। सेलिंग शॉप क्या मांग रहा है हमसे, देखते हैं। अच्छा खासा कैश फ्लो दिया हुआ है बड़ा, देखते हैं। रेफर टू टेबल 2, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। सिर्फ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डेटा हमारे पास दिया हुआ है, देखते हैं क्या हुआ है। तो देखो एक्स क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस आप कैसे निकालते हो, ओपनिंग। कैसे निकालते हो, ओपनिंग प्लस कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। तो ओपनिंग मेरा 5 था, इनफ्लो मेरा 12 था, इनफ्लो मेरा 12 था, तो 12 प्लस 5 इज व्हाट, 17। और जरा टोटल आउटफ्लोज कैलकुलेट करो प्लीज। 17 माइनस 11 इज व्हाट, 6। तो मेरा क्लोजिंग कैश बैलेंस क्या आ रहा है, 6 है ना बेटा। यहाँ का क्लोजिंग, वहां का ओपनिंग था। हाँ, रेवेन्यू क्यों सिर्फ इनफ्लोज रेवेन्यूज में थे, वरना ये वाली दो चीजें खाली थी। अगर ये भी होती तो हम इसको भी ऐड कर रहे होते। सही है। कार कंपोनेंट्स क्या मांग रहा है यहाँ पर, मुझसे मांग रहा है एसिड टेस्ट रेशो। क्या मांग रहा है, एसिड टेस्ट रेशो। टेबल 3 को देखो, टेबल 3 है हमारे पास। एसिड टेस्ट रेशो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो पहला गेम ये करना है कि पहले सारे करंट एसेट्स को ऐड करो। तो करंट एसेट्स कौन कौन से हैं, कैश और ट्रेड रिसीवेबल, कैश और ट्रेड रिसीवेबल। सही है। यहाँ पर हमारे पास अपना वो दी भी नहीं है, स्टॉक दिया हुआ ही नहीं है, तो टेंशन की बात ही नहीं है। 27 अपॉन 27। तो आंसर क्या आ रहा है मेरा, 1:1, which means for every one asset I have one liability. For every one asset I have one liability, which means मैं बॉर्डर लाइन पे तो खड़ा हूं, लेकिन मैं क्राइसिस में नहीं हूं, मैं क्राइसिस में नहीं हूं। बेटा स्टॉक नहीं था ना बेटा इसमें, हाँ सीधा अपॉन लायबिलिटीज कर दिया। ये रहा 1:1 आंसर आ रहा है, बता रहा हूँ। वो डेमोक्रेटिक सेगमेंटेशन नहीं, वो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन है। इसके ऊपर हम एज, जेंडर और इनकम की बेसिस के ऊपर क्लासिफाई कर रहे हो, तो उसको डेमोग्राफिक बोलते हैं, डेमोक्रेटिक नहीं बोलते। डेमोक्रेटिक सेगमेंटेशन कुछ भी नहीं होता बेटा, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ओके, इस केस में हमसे क्या मांग रहा है, मेरे ख्याल से वही वाला सवाल आ गया तुम लोग जो कर रहे हो। कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ बीएच शेयर ऑफ द मार्केट। क्या मांग रहा है, कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू में कैलकुलेट करनी है फिगर 1 को देख के। देखते हैं कैसे निकलेगी। नहीं, अब देखो टोटल मार्केट की औकात कितनी है, 6 लाख, और बीएच की परसेंटेज हमें दी हुई नहीं है। तो पहले भाई सबसे पहले बीएच की परसेंटेज निकालो। 10 + 10 20, 40, 45, 50, 60, 80, 85। तो बीएच का परसेंटेज कितना आ गया, 15%। तो सिंपली 6 लाख का 15% निकालो तो इसका आंसर आ जाएगा। जरा आंसर दो प्लीज मुझे। 6 लाख मल्टीप्लाई 15/100, 6000 को मल्टीप्लाई 15 कर दो बेटा। सही, $90,000। बेटा पूरी मार्केट का परसेंटेज कितना होता है, 100%। बिल्कुल। सॉफ्टवेयर क्रिएशंस क्या मांग रहा है। अच्छा एक्सेल वालों, तुमसे सवाल है, ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है एक्सेल वालों के लिए, A2 वालों के लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कौन सा है ये, पिरामिड बेस्ड स्ट्रक्चर है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। रेफर टू टेबल 2
कैलकुलेट द लेबर टर्नओवर रेट फॉर द टेस्टिंग टीम इन 2015। लेबर टर्नओवर रेट फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स लीविंग अपॉन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज टाइम्स 100। अब मुझे किसका निकालना है? लेबर टर्नओवर रेट फॉर द टेस्टिंग टीम। सिर्फ टेस्टिंग टीम का निकालना है, सबकी कैलकुलेशन नहीं करनी। तो टेस्टिंग टीम में कितने बंदे थे? 8। कितने छोड़ के गए? 4। 4/8 टाइम्स 100, 50% आंसर आ रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर 4 बंदे तो लेते लेकिन इनका टोटल करके फिर कैलकुलेशन कर लेते। सवाल सिर्फ क्या पूछा है? सिर्फ टेस्टिंग टीम का निकाल के आंसर करो जी। ये 90,000 का आंसर आ गया आपका, ये पीछे वाला मार्केट शेयर वाला। और ये आपका 50% आंसर आ गया। लेकिन एक बार बता रहा हूँ, फॉर्मूला जरूर मेंशन करना, कैलकुलेशन खुदा ना खासा गलत हो जाए तो मार्क्स मिल जाए। पेपर टैक्स क्या मांग रहा है? वैल्यू ऑफ एक्स। देखते हैं कैलकुलेशन करते हैं किस तरह होता है। अगर ये फ्रेंचाइज पे जाएगा, क्या करेगा? फ्रेंचाइज पे जाएगा तो कितना अर्न करेगा? देखते हैं। $60,000 अर्न करेगा। उसमें कॉस्ट कितनी आएगी? तो प्रॉफिट कितना हुआ? 20,000। लेकिन यहाँ पर 20,000 में 25% किसके पास चले जाएगा? पीपी, जो फ्रेंचाइज है। और फ्रेंचाइज की जो हम हिस्सा देते हैं प्रॉफिट बेस, उसको हम बोलते हैं क्या है? फ्रेंचाइज को क्या बोलते हैं? रॉयल्टी बोलते हैं। जो फ्रेंचाइज को प्रॉफिट में से हिस्सा देते हैं उसको क्या बोलते हैं? रॉयल्टी बोलते हैं। तो 20,000 मैंने कमाए तो 25% रॉयल्टी नहीं गया, तो इसको कितना मिलेगा? 15%, सॉरी 75%। तो जरा 20,000 का 75% निकालो प्लीज। 15,000 क्या है? $15,000 का प्रॉफिट इसको होगा अगर इस ऑप्शन पे जाए। हाँ जी बेटा, जॉन करेगा। ये एक्स निकाला था ना, प्रॉफिट रिसीव्ड बाय जॉन। वापस कैश फ्लो का क्वेश्चन है। क्या मांग रहा है हमसे? रेफर टू टेबल 2, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। रेफर टू टेबल 2, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। अब यहां पर देखो, यहां पर ओपनिंग बैलेंस क्या है? यहां पर ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव है। यहां पर ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव है, विच इज व्हाट? -7,000। विच इज व्हाट? -7,000। और मेरे टोटल इनफ्लोस कितने हैं? 25,000। यानी -7 + 25। और मेरे टोटल आउट कितने हैं? 13। तो जरा कैलकुलेशन करो। -7 + 25 - 13 इक्वल्स टू व्हाट? 5। तो एंड में मेरा क्या आंसर आ रहा है? 5,000 पॉजिटिव। हाँ बेटा, कैश आउट हमेशा माइनस है। मेरा ओपनिंग बैलेंस था 7,000 नेगेटिव, 25,000 मैंने अर्न करे और 13,000 मेरे आउटफ्लो थे। अच्छा, यहाँ पर जो एक गलती मैंने नोटिस करी वो ये होती है कि देखो यहाँ पर है ना, टोटल कैश इन और टोटल कैश आउट अलग से बताया हुआ है। अब देखो जो पीछे वाला जिस तरह हमने किया था उसमें हमने टोटल खुद किया था। हमने टोटल, तो मेरे एक दो स्टूडेंट से गलती होते हुए देखी थी कि उन्होंने 25,000 भी लिया और ऊपर वाले भी ऐड कर लिए, 13,000 भी लिया और ऊपर वाले भी ऐड कर लिए। तो ये गलती मत करना, टेबल प्रॉपर्ली देख लेना। जाहिर सी बात है, अगर 7,000 नेगेटिव नहीं होता तो हम ऐड करते हैं, यहाँ पर नेगेटिव इसका सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, क्या डिमांड कर रहा है यहाँ पर? रेफर टू फिगर 1 एंड इंफॉर्मेशन ऑन लाइंस 10 till 11, कैलकुलेट द फोरकास्ट रेवेन्यू फॉर ईयर 6। ईयर 6 का निकालना है फोरकास्ट रेवेन्यू। फिगर 1 देखना है और लाइन 10 till 11। ओके, Amaya is concerned about the fall in revenue for individual tuitions in students' own homes. She has forecasted a fall of 20% in revenue for year 6. अब देखो फॉर ईयर 6 में क्या आएगा? फॉल 20% का आएगा। तो पहले ये देख लो कि ईयर 5 के अंदर कितना है। तो मेरे भाई ईयर 5 के अंदर है 25,000। क्या है? 25,000। तो डायरेक्ट इसका निकाल लो 80%, या पहले 20% निकालो और फिर माइनस कर लो। दोनों सूत्रों में आंसर सेम आना है। तो जरा इसका 80% का आंसर देना मुझे। 25,000 जैन क्वेश्चन था। रेफर टू फिगर 1 एंड अदर इंफॉर्मेशन on lines 10 till 11,
कैलकुलेट करो, फोरकास्ट करो कि ईयर 6 के अंदर रेवेन्यू कितना होगा। दो तरीके हो सकते हैं ना मेरे भाई, 20% से रिड्यूस हो रहा है तो ईयर 5 के अंदर हमारा कितना था 25,000, बेस ईयर तो मेरा वो होगा ना, उससे ही नीचे जाएगा। तो या तो डायरेक्ट 80% निकाल लो, या पहले 25,000 का 20% निकालो और फिर उसको 25,000 से माइनस करो और फिर सॉल्व करो। तो मैं तो हमारा आंसर आ रहा है हमारे 20,000। इसमें क्या मांग रहा है हमसे, एसिड टेस्ट रेशो मांग रहा है। देखते हैं एसिड टेस्ट रेशो का फॉर्मूला हमने 2-3 सवाल अभी किए भी है। क्या है, करंट एसेट्स माइनस क्लोथिंग स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटीज। सो करंट, अब देखो यहाँ पर एक गेम है, एक जगह लिखा हुआ है करंट एसेट्स इंक्लूडिंग इन्वेंट्रीज और एक जगह लिखा हुआ है करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्रीज। अगर आप एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्रीज वाला ले रहे हो तो इन्वेंट्री माइनस करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप इंक्लूडिंग इन्वेंट्रीज वाला ले रहे हो तो उसमें इन्वेंट्री माइनस करने की जरूरत है। लेकिन क्योंकि ये एसिड टेस्ट रेशो है और यहाँ पर इन्वेंट्रीज अलग से मेंशन नहीं है, तो हम कौन सा लेंगे, एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्रीज वाला लेंगे, जो कितना है 500 and my current liabilities are what 1,500 which gives me an answer of what, क्या आंसर आ रहा है, क्या मतलब 600 बेटा 2015 का निकालना है बेटा, क्योंकि करंट एसेट्स में इन्वेंट्री हम माइनस करते हैं ना, तो हम इन्वेंट्री को एक्सक्लूड करके लेंगे ना, वरना अलग से मेंशन नहीं है यहाँ पर। 0.33 रेशो 1, और पिछले साल से हालात और ज्यादा क्या हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, बिजनेस के हालात अच्छे नहीं है। $20,000 का हमारा रेवेन्यू आ गया, खत्म। और यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 0.33 रेशो 1। यार मेन गेम है, आपको कैलकुलेशन समझनी है, बाकी कोई इतना मसला नहीं है। मैजिकल मिरर्स, इस केस से मुझसे क्या डिमांड कर रहा है, ये डिमांड कर रहा है वापस एसिड टेस्ट रेशियो निकालो, टेबल 1। अब यहाँ पर देखो कोई चीज टोटल नहीं है, हमें खुद करना है सारा, तो पहले सारे करंट एसेट्स का टोटल करो। तो करंट एसेट्स कौन से हैं, 10 + 5 15 minus 10 is my inventory and my current liability is what 10, 5 upon 10, which means my answer is what 0.5 ratio 1, which means business is in a liquidity crisis, हालात अच्छे नहीं है। सिक्योरिटी अलार्म्स, अगली केस स्टडी है। अब देखो क्या मांग रहा है, कैलकुलेट द फोरकास्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द न्यू सर्विस। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द, बता रहा, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल आउटपुट एंड द ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट। तो मेरे भाई यहाँ पर इन्होंने ब्रेक इवन लेवल ऑफ कस्टमर्स तो बता दिए, लेकिन टोटल कस्टमर्स नहीं बताए, वो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो मुझे ये पता है कि एक बंदा मुझे कितना देता है 500, और टोटल रेवेन्यू कितना है 2.5 मिलियन, यानी 25 लाख को डिवाइड बाय 500 करो तो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स आ जाएंगे। जरा निकालो, मेरे ख्याल से 5,000 आ रहे हैं। 5,000 मेरे टोटल कस्टमर्स है, 3,000 मेरा क्या है, ब्रेक इवन है। 3,000 क्या है मेरा, ब्रेक इवन है। तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है 2,000 यूनिट्स। मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है 2,000 यूनिट्स। बेटा मेरे 2.5 मिलियन को डिवाइड किया 500 से, ताकि टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स आ जाए, ठीक है। अच्छा ये पूछ रहा था कंज्यूमर मार्केट्स क्या होती है, क्या देख, एक होती है इंडस्ट्रियल मार्केट्स और एक होती है कंज्यूमर मार्केट्स। कंज्यूमर मार्केट्स आर दोज मार्केट्स इन व्हिच वी आर डायरेक्टली केटरिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, ठीक है। बाकी हम बिजनेसेस को बेच रहे होते हैं, सही। जैसे तेरी फैक्ट्री है, उसमें तूने सिक्योरिटी गार्ड को हायर किया ना, तो वो प्रोड्यूसर सर्विस है। लेकिन तूने अपने घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड को हायर किया तो वो कंज्यूमर सर्विस है। तो तेरे घर के बाद जो सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है, जो कंपनी तेरे को घर पे सिक्योरिटी दे रही है, वो कंज्यूमर मार्केट के अंदर बात आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ की कैलकुलेशन आज के सेकंड सेशन को हम रोकते हैं, क्या करेंगे।